नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम शो में खास तौर पर बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ की। ईपीएफ खास तौर पर कोविड के टाइम पर बहुत बड़ा सहारा बनकर लोगों के लिए उभरा। काफी बड़ी संख्या में ईपीएफ से लोगों ने पैसे निकाले हैं, अपनी जो बिल्कुल रोजमर्रा की जरूरतें हैं, फाइनेंशियल जो स्ट्रेस लोगों में आया उसको दूर करने के लिए। लेकिन क्या ईपीएफ से पैसे निकालना सही कदम है? आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे ये डेंट डाल सकता है? और अगर कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है तो ईपीएफ से पैसे निकालने का तरीका क्या है? स्टेप बाय स्टेप वो हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो है अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंस वेलबींग बजाज कैपिटल। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका आज मनी गुरु के इस एपिसोड में। धन्यवाद। तो अनिल जी से इस शो में शुरुआत करें चर्चा की। उससे पहले आज शो में क्या खास है, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे कोरोना काल में ईपीएफ कैसे बना सहारा, ईपीएफ से पैसे निकालने की क्या है प्रक्रिया, ईपीएफ से समय से पहले रकम निकासी के क्या है नुकसान, साथ ही ईपीएफ से जुड़ी अगर आपके पास है कोई समस्या तो कहां करें आप शिकायत। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ, ईपीएफ या पीएफ, इसको लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ईपीएफ अगर हम बहुत ही आसान भाषा में लोगों को बताएं क्या है तो कैसे समझाएंगे इसे? जी देखिए, ईपीएफ यानी कि जो भविष्य निधि है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये आपके फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के लिए है। ये मेनली एक बहुत बड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग का टूल है। ये जनरली कहा जाता है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की बहुत कमी है, तो उसके चलते एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि का जो खाता है, ये सबसे बड़ा एक विकल्प बनकर आता है हर एक वर्किंग पर्सन के लिए कि वो अपने फ्यूचर की रिटायरमेंट प्लानिंग की तैयारी कर सके शुरू से ही, क्योंकि इसमें अनुशासन आ जाता है। कुछ सरकार ने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं कि हर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या एंटिटी जहाँ पे कम से कम 20 लोग काम करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और वहाँ पे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी बेसिक सैलरी का 12% जो है वो कट के पीएफ में जमा होता है, और उतना ही एक रकम जो एम्प्लॉयर है वो भी आपके खाते में जमा करता है। यानी कि आपकी बेसिक सैलरी का 24% जो है हर महीने वहाँ जमा होता जाता है, और वो आप जनरली जब आप 58 साल के हैं, जो भी आपकी रिटायरमेंट एज है, तभी जाके उसको यूज कर पाते हैं। तो इसके चलते आपकी एक कंपलसरी सेविंग हो जाती है, और उसके साथ साथ ही आपको अपने फ्यूचर के लिए फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि एक अच्छी खासी रकम वहाँ जुड़ के जमा हो जाती है, जिससे आप अपने रिटायरमेंट के बाद का जो सुनहरा भविष्य है उसको आप आराम से बिता सकते हैं। इसके साथ ही एक ये भी चीज जानना जरूरी है कि सरकार ने इसको प्रोत्साहन देने के लिए इस पर जो ब्याज दर रखी हुई है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। वो पिछले साल तो 8.65 यानी कि 8.65% इंटरेस्ट इस पे दिया गया था, और वो भी टैक्स फ्री, कर मुक्त। इस दफा भी उम्मीद की जा रही है कि डिसीजन होगा कि शायद 8.5 या 8.25% टैक्स फ्री ब्याज मिले। और आप जानते ही होंगे कि बैंकों में एफडी लोग कराते हैं, वहाँ पे 6% ब्याज मिलता है, वो भी टैक्सेबल। और यहाँ पे अगर 8.5% ब्याज मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री, वो टैक्स को जाके 12% पड़ता है। तो इतनी अच्छी जिसमें सहूलतें हैं, तो ऐसे अकाउंट को तो आदमी को सहेज के रखना चाहिए, और इसको बीच में कभी भी निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे आपने पहले कहा। बिल्कुल सही बोला आपने अनिल जी। मतलब एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो कि नौकरी पेशा है उनका ईपीएफ में जाता है, और एक नौकरी पेशा के लिए कितना परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी जो कि हर महीने देना होता है, क्योंकि जितना परसेंटेज एम्प्लॉय का जाता है उतना ही परसेंटेज एम्प्लॉयर का भी जाता है। हाँ जी, 12% जो है। ओके, तो 12%। जी, अगर किसी की जो मंथली तनख्वाह है, ये जो सैलरी है, अगर 50,000 रुपए है, और 50,000 में से अगर 30,000 रुपए बेसिक सैलरी है और बाकी 20,000 रुपए एचआरए और कन्वेंस वगैरह है, तो 30,000 रुपए का 12% यानी कि 3,600 रुपया तो जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में से काटा जाएगा, और 3,600 रुपए ही उसमें एम्प्लॉयर जमा करेगा। तो यानी कि 7,200 रुपए आपके उस महीने जमा हो जाएंगे, और हर महीने जमा होते जाएंगे।
तो जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे लाइफ में, आपकी प्रमोशन होगी, इंक्रीमेंट होगी, बेसिक सैलरी बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपका प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। और अभी तकरीबन ये देखा गया है कि जो लोग 25, 30, 35 साल से काम कर रहे हैं और आजकल रिटायर हो रहे हैं, उनके प्रोविडेंट फंड में पैसा जुड़ के 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, यहाँ तक कि 5-5 करोड़ तक भी हो जाता है, जिससे कि वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अनिल जी कि अगर रेगुलरली ईपीएफ खाते में कंट्रीब्यूट करते रहें तो करोड़ तक की जो राशि है वो इकट्ठा की जा सकती है रिटायरमेंट तक। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दर्शकों के लिए ये भी है कि जो कंपनी का शेयर होता है 12% का, उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कंपनी का शेयर 3.67% ईपीएफ में जाता है और जो 8.33% है वो पेंशन योजना में जाता है, जिसको ईपीएस कहते हैं, कर्मचारी पेंशन योजना, जिसमें आप पेंशन भी पा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है रिटायरमेंट का और एक तरीके से आपको डिसिप्लिन रखता है, अनुशासन में रखता है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रति। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात, हमने अनिल जी इसकी खासियत तो आपसे समझ ली, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि कोविड में खास तौर पर ईपीएफ खाते से 30,000 करोड़ रुपए रकम जुलाई तक के महीने में निकाली गई है और ईपीएफ कोविड में सहारा कैसे बना हम लोगों का, नौकरी पेशा लोगों का? देखिए, ये इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूं, मैं पहले एक यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो आपने बोला कि जो अमाउंट है वो बाइफरकेट होता है ईपीएफ और ईपीएस में, 3.67 जाता है ईपीएफ में और 8.33 जाता है ईपीएस में, वो आपने ठीक बोला। लेकिन जो ईपीएस में जाता है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, वो सिर्फ 1250 रुपए है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर किसी की तनख्वाह 50-60 हजार रुपए है तो उसका काफी बड़ी रकम पेंशन में जा रही है। पेंशन में जाने वाली रकम की एक मैक्सिमम लिमिट है जो 1250 रुपए ही है, चाहे आपकी किसी भी बेसिक चल रही हो, बाकी अमाउंट आपका प्रोविडेंट फंड में जाकर जुड़ जाता है। रही बात जो आपने बात करी कोविड टाइम्स में 30,000 करोड़ जो काफी लोगों ने निकाल लिया है, ये मैं कहूंगा कि एक जल्दबाजी में लिया गया कदम है। कुछ लोगों को तो हो सकता है कि ये मजबूरी हो कि उनके पास और कोई चारा ना हो और कोई विकल्प ना हो और कोई रास्ता ना बचा हो, तो उन्होंने निकाला हो। लेकिन काफी लोगों ने ये सोच के कि ये एक बड़ा आसान तरीका है अपने पैसे निकालने का, तो उन्होंने जल्दबाजी में निकाल लिया है और वो बाद में इसको भुगतेंगे क्योंकि उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी सी खराब हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मीडिया का भी हाथ है कि जैसे ही कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च अप्रैल में, और शुरू में ही जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने अनाउंसमेंट करी कि कुछ हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं रिलीफ देने के लिए, उसमें इस चीज को स्पेशली अनाउंस किया गया कि प्रोविडेंट फंड से आप लोग अपना कुछ पैसा निकाल सकते हैं। उसके चलते लोगों ने समझा कि ये हमारा अधिकार है कि हमें निकालना ही चाहिए, हमको यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है, जबकि वो ऐसी कोई धारणा नहीं थी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी नौकरी चली गई, जिनको तनख्वाह मिलनी बंद हो गई, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज है, मॉल के एम्प्लॉयज हैं, जहाँ पे उनकी तनख्वाह आनी बंद हो गई और अगर दूसरे कोई रास्ता विकल्प चारा नहीं था, ऐसे लोगों के लिए ये विकल्प छोड़ा गया था। लेकिन हमने ये पाया कि काफी लोगों ने जल्दबाजी में आके या फिर बिना सोचे समझे उन्होंने प्रोविडेंट फंड से अपना पैसा निकाल लिया, जो कि एक अच्छा कदम नहीं है और उसका उनको नुकसान बाद में उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपका मानना है कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, क्योंकि वो एक रिटायरमेंट टूल है, रिटायरमेंट के लिए जमा की हुई आपकी पूंजी है, इसलिए ऐसे किसी भी निवेश को छूना नहीं चाहिए जो कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पर असर डाले। मैं अब आपसे थोड़ा सा अगर आप फिगर्स के जरिए भी समझा पाएं और कोई एग्जाम्पल के जरिए समझा पाएं अनिल जी कि ईपीएफ से रकम निकासी, क्योंकि जो पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा हो रहा है वो सही क्यों नहीं है, और आपके इवेंचुअली जो रिटायरमेंट कॉर्पस है ये प्री मैच्योर विड्रॉयल आपके रिटायरमेंट राशि पर कितना असर डाल सकता है? जी देखिए, अगर आप यंग हैं, अभी आपकी उम्र सिर्फ 32, 35, 37 साल की है और आगे आपने 23-25 साल काम करना है, तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उसका जो नज़ारा देखने को मिलता है, उसकी जो पावर, उसकी जो मिरेकल्स देखने को मिलती हैं, वो तभी मिलती हैं जब आखिरी के वर्ष आते हैं। अगर आप शुरू से ही अपने शुरुआती दिनों में ही उसमें से आप अमाउंट निकाल लेंगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि अगर आपने अभी आपके प्रोविडेंट फंड में 5 लाख रुपए जमा थे, उसमें से अगर आपने 1 लाख रुपए निकाल लिया तो इतना फर्क पड़ सकता है कि रिटायरमेंट के टाइम वैसे अगर आपको मिलते 2 करोड़
तो अब आपको शायद 1.5 करोड़ रुपए ही मिलेगा। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ सकता है क्योंकि आपने अपनी करियर की शुरुआत में ही पैसे निकाल लिए और उसका कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो खत्म हो गया। तो इसको हम बार बार यही समझाते हैं कि ये आखिरी रास्ता होना चाहिए, ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। अगर कोई और चारा नहीं है, हम यहाँ पे सलाह देते हैं कि अगर आपके पास गोल्ड है या गोल्ड ETF है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, आप उसको तोड़ा सकते हैं। अगर बैंक में FD रखी हुई है, आप उसको इनकैश करा सकते हैं। अगर आप कुछ खर्चों को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने प्रोविडेंट फंड में से निकालें, प्रोविडेंट फंड में से निकालने का तभी होता है अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई है और अगर बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कहीं से भी आपको पैसे की मदद नहीं मिल पा रही है और आपके और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं और आपकी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो तभी हम सुझाव देते हैं कि प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकालना चाहिए। अदरवाइज जहां तक हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। जैसा अनिल जी ने बताया कि मजबूरी भी रही है लोगों की, शायद कोई विकल्प न बचा हो जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ा लोगों को। तभी 30,000 करोड़ रुपए कोई कम रकम नहीं होती है, EPF अकाउंट से निकाले गए हैं इन 4 महीनों के इस पीरियड में। अब किसी की रिटायरमेंट प्लानिंग माने बिगड़ गई अनिल जी, EPF से पैसा निकाला और अल्टीमेटली जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उस पर भी असर पड़ा, जैसा अभी आपने बताया। तो उस रिटायरमेंट प्लानिंग को पटरी पर लाने के लिए कुछ स्टेप्स बताइए लोगों को, क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, अगर आपने जल्दबाजी में आके या आपको और कोई रास्ता नहीं सूझा और आपको लगा कि भाई ऐसा ना हो कि मेरी जॉब चली जाए और मेरे को तनख्वाह ना मिले और घर का गृहस्थी का गुजारा चलना मुश्किल हो जाए, तो जो मेरा थोड़ा बहुत पैसा जमा है मैं उसको ही निकाल के अपने पास रख लूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। लेकिन जल्दी ही आप ये पाएंगे कि सब कुछ वापस पटरी पे आ जाएगा। तब आपकी जो प्रोविडेंट फंड की प्लानिंग है उसको, उस कॉर्पस को दोबारा बनाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा BPF का। BPF मतलब वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी नौकरी बहाल हो जाए, जब ये कोरोना वगैरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आपको सैलरी वापस से 100% मिलनी शुरू हो जाए और आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर अफोर्ड कर सकें, तो जो 12% की जो एक स्टैट्यूटरी लिमिट है, आप उसके अलावा 15, 20, 25, 30% एडिशनल भी वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि जो पैसा पीछे आपने निकाल लिया था उसकी भरपाई हो सके। और यहाँ पे रूल ये है कि अप टू 100% ऑफ बेसिक सैलरी प्रोविडेंट फंड में आप जमा करा सकते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है और 12% से 3,600 रुपए ही आप जमा करते हैं, लेकिन अगर आपकी बाद में जो माली हालत है सुधर जाती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके प्रोविडेंट फंड अमाउंट को दोबारा से आप खड़ा कर सकते हैं, दोबारा से आप उसको मजबूती दे सकते हैं और बाद में आगे आने वाले वर्षों में आपको पावर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और वापस से आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो रास्ते पे आ जाएगी और आपको एक अच्छे खासे रकम जुड़ेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करें, BPF का। और यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि BPF पे भी आपको वही कर मुक्त ब्याज मिलता है जो EPF में मिलता है। यानी कि अगर 8.5% है तो 8.5% ही आपको EPF में मिलेगा। और साथ ही साथ जो सेक्शन 80C का बेनिफिट है, जो टैक्स में बेनिफिट मिलता है प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट करने का, वो भी BPF में मिलता है। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि आपकी जो पैसा आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया है आप उसको वापस डाल सकते हैं BPF के जरिए। तो BPF एक बेहतरीन टूल है। EPF जैसे इसके फीचर्स है, लेकिन ये वॉलंटरी है, जैसे इसका नाम है। अनिल जी ने बहुत अच्छे से इसे समझाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्याज दर भी सेम ही है इसकी, एज कंपेयर टू EPF सेम ब्याज दर है। कोई एक अपर लिमिट है BPF में कंट्रीब्यूट करने की अनिल जी? जी, मैंने पहले भी बताया 100% ऑफ बेसिक सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसकी 12% तो होता है जो स्टैट्यूटरी है। आप 100% वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप 12% से बढ़ा के 20% कर दीजिए, 25 कर दीजिए, 50 कर दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो 80 भी कर दीजिए। और अगर आपकी दूसरी अच्छी खासी आमदनी हो रही है, आपने तरक्की कर लिया, तो आप 100% तक भी जा सकते हैं। और हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं कि जो अप टू 100% ऑफ अपना बेसिक सैलरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनके जो गोल्डन ईयर्स हैं, जिसको हम रिटायरमेंट के बाद की लाइफ बोलते हैं, वो सुनहरे हो जाएं, वो उसको अच्छा खासा एंजॉय कर सकें। ओके,
तो कैसे फाइनेंस की गाड़ी पटरी पर फिर से वापस लाई जाए, इस पर हमने चर्चा की। ईपीएफ से अगर आपने पैसे निकाले तो कैसे उस बिगड़ी हुई प्लानिंग को, आपकी बिगड़ी हुई रिटायरमेंट प्लानिंग को आप फिर से वापस ठीक कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ईपीएफ के कुछ और बारीकियों के बारे में हम जानेंगे। अनिल चोपड़ा हमारे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ कैसे कोविड का में सहारा बना, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने रकम निकासी की है ईपीएफ से, आप कैसे उस फाइनेंशियल प्लानिंग को पटरी पर वापस ला सकते हैं। अनिल जी, हम ब्रेक से पहले आपसे यही बात कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसे कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अभी क्योंकि स्थिति ऐसी है कि कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग से पैसे निकालने पड़ रहे हैं कई लोगों को। ऐसे में जो थोड़ी प्लानिंग बिगड़ी है उसमें कुछ डेली कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। मानिए कुछ बजट में बदलाव हो गया, कहीं पर जहां पर ज्यादा खर्च नहीं हो रहे हैं उस पैसे को अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग में लगा दिया, कुछ खर्चे कम कर दिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स या बेसिक हैबिट्स अपने फाइनेंशियल लाइफ में लोग ला सकते हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए ये तकरीबन ये कहा जाता है कि आपकी सैलरी जो है वो आपको अमीर नहीं बनाती है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपके किसी दोस्त की सैलरी 60,000 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्त आपसे ज्यादा अमीर है। क्या आपको अमीर बनाती है? वो होती है आपके खर्चे करने के तरीके, आपके सेविंग हैबिट्स, कि आप कितना पैसा जोड़ते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। अगर आप जो खर्च कर रहे हैं अपनी इनकम से कम खर्च कर रहे हैं तो आप एक अमीर इंसान है। और एज कम्पेयर टू समबडी कि जिसकी इनकम तो 50,000 है लेकिन उसकी ईएमआई चल रही है, उसने लोन्स ले रखे हैं, उसने क्रेडिट कार्ड को ओवर यूज कर रखा है और वो ऐसी चीजों पर खर्च करता है जो कि इम्पल्सिव या कंपल्सिव होती हैं, तो वो इंसान जो है चाहे उसकी सैलरी ज्यादा हो लेकिन वो अमीर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी चादर देख के ही पैर पसारिए। और कोरोना जैसे टाइम जो कि पता नहीं है अभी कितने महीने वो चलेगा, 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने जो हमारे तो ऐसे खर्चे हैं जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनको हम पोस्टपोन करें। जैसे कि एग्जांपल है कि मोबाइल फोन अगर हमने बदलना है तो हम उसको थोड़े महीनों के लिए उसको हम आगे टाल सकते हैं। और इसी तरीके से जो ऐसे खर्चे हैं जो कि इतने जरूरी नहीं है, जो कि आवश्यक नहीं है, उन खर्चों को हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। और सिर्फ कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे कि अपनी ग्रोसरी का खर्चा हो गया, रेंट देना हो गया या बच्चों की स्कूल फीस हो गई, इनके बिना गुजारा नहीं है, ऐसे खर्चों को ही हम अपना खर्चे मान के और बजट को एक दोबारा से डिफाइन करें और थोड़ा सा अपने ओवरऑल खर्चों को कम करें, ताकि जो हमारी इनकम में कुछ कमी हुई है तो उसकी जो है वो आप उसी के अंदर ही गुजारा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की स्कीम में से निकाल के अपने खर्चे को बढ़ाने की। ये बहुत जरूरी है कि अनुशासन बहुत जरूरी। तो फाइनेंस की गाड़ी को पटरी पर लाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये समय एक जैसा नहीं रहेगा। अभी अगर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ आपने अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग से की है तो जब आप उस समय में पहुंचेंगे तब आपके लिए जो राशि आपको जितनी इकट्ठी करनी थी वो काफी कम पड़ सकती है। हमसे एक दर्शक पूछ रहे हैं अनिल जी कि ईपीएफ पर नॉमिनेशन के क्या विकल्प हैं, क्या सुविधा है, कैसे नॉमिनी तय करना चाहिए। और मानिए जो कर्मचारी है भगवान ना करे वो अगर नहीं रहते हैं या अगर उनको किसी बीमारी के कारण वो काम नहीं आगे कंटिन्यू कर पाते हैं तो जो पैसा है, जो रकम है वो नॉमिनी को जाएगी, कैसे जाएगी, थोड़ा बहुत प्रोसीजर इसका बताएं। जरूर, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो रकम काफी बड़ी होती है और ये क्योंकि काफी लंबी अवधि की प्लानिंग होती है। आप स्टार्ट करते हैं काम करना 24-25 साल की उम्र में, रिटायर होते हैं 60 साल तक, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को बड़ा स्पेशली दर्ज करा के और सोच समझ के उसको करें। जनरली हमने ये देखा है कि जब तक जो यंग लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती तो वो अपने माताजी को या पिताजी को नॉमिनी बनाते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है फिर वो अपने स्पाउस को बनाते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को बनाता है, वाइफ अपने हस्बैंड को बनाते हैं। और बाद में जब बड़े हो जाते हैं अगर किसी वजह से अकेला रह जाता है तो अपने बच्चों को बनाते हैं। तो जो भी आपके सबसे नजदीक है, जो नंबर 1 प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स की, अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो फिर अपने स्पाउस को, और अगर आप मैरिड के बाद अगर आप अकेले रह गए हैं तो फिर अपने बच्चों को में से चुन के आप जिसको भी देना चाहते हैं उसको आप नॉमिनी बनाइए। और ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, एक फॉर्म भर के आप 2 नॉमिनी बना सकते हैं। उसमें कह सकते हैं 50%, 50%, 75%, 25%, आप उसको उस हिसाब से बांट भी सकते हैं।
तो और इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 26 साल की उम्र में स्टार्ट किया, आपने किसी को नॉमिनी बनाया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं और उसके फॉर्म जो है आजकल ऑनलाइन में मिलते हैं। आप उसको प्रक्रिया को समझ के, एक बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप एक नॉमिनेट करें ऐसे इंसान को जिसको आप अपने सबसे करीबी समझते हैं और जो आप समझते हैं कि आपके जाने के बाद अगर आकस्मिक निधन हो जाता है तो वो पैसे किसको जाने चाहिए, वो पत्नी को या पति को जाने चाहिए या बेटे को या बेटी को या पेरेंट को। तो नॉमिनेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो अनिल जी ने बताया और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चाहे कोई भी आप खाता खोलते हैं, क्योंकि आज हम ईपीएफ की बात कर रहे हैं, तो ईपीएफ में भी नॉमिनी तय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, नॉमिनी तय करना जरूरी नहीं समझते हैं, फिर समय पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए नॉमिनी जरूर तय करें। क्या वजह रही अनिल जी, मैं इसी बात पे दोबारा से आऊंगी कि जिस तरीके से लोगों ने ईपीएफ से पैसे निकाले हैं, क्या ये प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान सरकार की तरफ से किया गया है? मतलब जैसे कई लोग हमसे सवाल पूछते आए हैं कि ईपीएफ से रकम निकासी की प्रक्रिया क्या है, पैसे कैसे निकाले, क्या ये पूरा प्रोसेस सरकार ने जानबूझ के आसान बनाया जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसानी हो पैसे निकालने की और वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाए? देखिए, जो सरकार की जो मंशा थी, जो उनके मन में जो भाव थे, वो तो बहुत ही उत्तम थे कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उनको ये लगा कि अब काफी बड़ी तादाद में नौकरियां जा सकती हैं और कई ऐसे उद्योग हैं, जैसे मैंने बताया हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, जहाँ की बिल्कुल आमदनी जीरो हो गई, काम उनके ठप पड़ गए, तो नेचुरली उनके यहाँ काम करने वालों की भी तनख्वाह के मुश्किल पड़ गई कि उनको वो सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो इसके चलते उन्होंने ये सोच के कि क्या कदम उठाए जाएं कि लोगों की तकलीफ को कम किया जाए, तो उन्होंने एक ये सुझाव दिया। उन्होंने तब से ये सुझाव दिया था कि आप अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, और उसकी प्रक्रिया तो पहले से ही बहुत सरल हो रखी है। आजकल एक UAN नंबर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। जैसे कि पैन होता है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का, या आधार कार्ड होता है, ऐसे ही एक प्रोविडेंट फंड का UAN होता है, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का मतलब यह है कि आप जितनी बारी मर्जी नौकरियां बदलते रहें, लेकिन आपका अकाउंट नंबर सेम रहता है और पैसा आपका ट्रांसफर होता रहता है। पहले की तो बात नहीं है, जब 10-15 साल पहले जब UAN नहीं था तब मैनुअल प्रोसेस था और कई बारी पैसा हमारा अलग अलग जगह पे पड़ा रहता था। अभी सारा पैसा जुड़ के एक ही अकाउंट में आ जाता है और ऑनलाइन विड्रॉल की सुविधा है। तो आजकल तो सभी काम ऑनलाइन होते हैं, तो कंप्यूटर में बैठ के आप अपना UAN डाल के प्रोविडेंट फंड की साइट में जाके अपनी KYC करा के और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके और आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और 2 से 3 दिन में 48 घंटों से 72 घंटों में पैसा आपके बैंक में आ जाता है। तो प्रक्रिया भी बहुत सुविधाजनक कर रखी है सरकार ने। साथ ही में थोड़ी इसकी पब्लिसिटी भी होगी, तो लोगों को लगा कि ये तो आसान तरीका बताया जा रहा है हमको, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो हमें लगा कि काफी लोगों ने तो भोलेपन में आके इसका इस्तेमाल किया, उनको शायद इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को तो डेफिनेटली अगर कोई और रास्ता नहीं था तो इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था, तो उसके लिए भी हमें सरकार की इसी वजह से ईपीएफ से पैसे निकासी का ये कदम उठाना पड़ा। वाकई जी हाँ अनिल जी, इनफैक्ट अब तो ईपीएफ का जो बैलेंस चेक करना भी काफी आसान हो गया है। अब एक बस मिस्ड कॉल देकर आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पे लगातार वो नंबर भी दे रहे हैं 011-2290-1406 में मिस्ड कॉल देकर आपके पूरे जो पीएफ बैलेंस है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। वहीं SMS आप कर सकते हैं, जो पूरा SMS में जो आपको लिखना है वो पूरा जो कंटेंट है वो देखकर आप आराम से अपना वो चेक कर सकते हैं ईपीएफ बैलेंस। बहुत ही जल्दी से शो के अंत में शिकायत की प्रक्रिया में बता दूं दर्शकों को, ईपीएफ निकासी की से कोई जुड़ी हुई समस्या है, खाते का ट्रांसफर वो कराना है, अगर आपको KYC से जुड़ी समस्या है तो आप ईपीएफ का ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPFIGMS.gov.in ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये ईमेल ID, यहाँ पर आपको जाना है और शिकायत दर्ज करने के लिए वहाँ पर एक रजिस्टर ग्रीवांस एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करें आप, और शिकायत दर्ज होने पर आपको अपना ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आएगा आपके मोबाइल नंबर पर वो नोट करना है।
फिर ऑनलाइन व्यू स्टेटस विकल्प पर शिकायत का जो है वो स्टेटस आपको चेक करना है, वो भी कर सकते हैं चेक शिकायत करने के बाद। और साथ ही ट्विटर हैंडल पर भी सोशल मीडिया के जरिए शिकायत कर सकते हैं @socialEPFO, ये ट्विटर हैंडल है EPFO का, जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अनिल जी, हम यही समझ पाए आज के शो से कि EPF एक बेहतरीन रिटायरमेंट टूल है जिसको ना ही छेड़े लंबे समय तक, तो बहुत बढ़िया है। पहले जमाने में तो लोग कहते थे कि पीएफ का पैसा तुड़वाना मतलब बहुत ही ऐसी आफत आ गई होगी कि पीएफ का पैसा तुड़वाना पड़ गया, लेकिन वाकई अभी तो ये काफी मुश्किल समय है ही। लेकिन अनिल जी का ये कहना है कि और भी कई तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप इस मुश्किल समय से पार पा सकते हैं, और इन तमाम तरीकों को बताने के लिए हमारे आज के शो में शामिल होने के लिए अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी।